ये बताइएगा केपीके में आज असेंबली का इजलास हुआ और वो मखसूस नशिस्तों में हलफ बर्दारी की तकरीब भी होनी थी, लेकिन वो हलफ नहीं लिया गया क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। अब वहाँ पे पीटीआई के जो लोग थे वो इजलास में नहीं आए, पीटीआई के एमपीए जो हैं वो इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई की स्ट्रेटजी थी या एमपीए नहीं आए, या इंडिविजुअल की ये स्ट्रेटजी थी? जाहिर है, ये तो एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, उसके बाद फैसला हुआ कि एमपीएस नहीं जाएंगे। जाहिर है पीटीआई आखिर वक्त तक लड़ेगी। आपके सामने ही है कि जिस कदर ज्यादती पे अपनी ये फैसला है, यानी जेयूआई की जो इलेक्टेड सीटें हैं वो कम है और मखसूस नशिस्तें ज्यादा हैं। नून लीग की इलेक्टेड सीटें कम हैं और जो इस फैसले के नतीजे में नशिस्तें मिली हैं वो उनको ज्यादा है, और यही हाल पीपल्स पार्टी का है। अपना कम अज कम ये रजिस्ट करके एक सिंबल तो दे रही है ना कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं, और एक कम से कम रेजिस्टेंस दे रही है। असूली तौर के ऊपर जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें एक सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ असेंबली का जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें अदालतें जो हैं वो अमल दखल नहीं देती हैं, और जो स्पीकर है और जो पार्लिमानी पार्टीज हैं वो रन करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, हमने अपने रूल्स नहीं तय किए हुए। सो आपने देखा कि पंजाब असेंबली में जिस तरह से स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को साथ में ला लिया, अब यहाँ पे वो अदालतों के जरिए जो है वो कर रहे हैं और अदालतों को कह रहे हैं कि वो साथ में लाएं। तो अगर आप एक क्लासिक डेमोक्रेसी देखें तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप फिर चीफ जस्टिस साहब ही को वज़ीर आला भी बन जाए और उन्हीं को चला लें, वो भी हुकूमत भी वही चला लें। बट फैक्ट है कि चूंकि असेंबली में और लोगों आपस में पार्टीज का कोई ऐसा कोड तय नहीं हुआ हुआ, तो हमें हर मामले के लिए जो है वो अदालतों में भी जाती हैं, और इसलिए पाकिस्तान की अदालतें बड़ी ओवर पोलिटिसाइज्ड हैं। ऐसे काम जो अमूमी जो बड़े बाहर के मुल्कों में अदालतों को नहीं करने पड़ते वो यहाँ पे करने पड़ते हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ गेम ना होने की वजह से जिसके हाथ में लाठी है वही फिर जो है वो तो उसी की बहस है। तो ये मसला चल रहा। अच्छा, ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही पीटीआई की रिजर्वेशंस थी और इसीलिए ये स्ट्रेटजी तय की गई, या फिर सेनेट इलेक्शन भी इसमें, सेनेट इलेक्शन की जाहिर है कि आगे वोटिंग होनी है, तो उस वजह से भी पीटीआई ने ये मूव प्ले की है? बुनियादी तो वजह जो है वो डेफिनेटली सेनेट इलेक्शन ही है ना। हाँ। वो चाहते हैं कि इनके लोग ना हो, हम कंफर्टेबली जो लोग हैं वो जीत जाए। जब अगर अपोजिशन के इतने लोग आ जाते हैं तो फिर उनको खतरा पड़ जाता है कि हमारी भी कुछ सीट जो है उधर ना चली जाए। हाँ। और तहरीक इंसाफ के अंदर आपको बताएंगे जिस किस्म के इस वक्त फटे चल रहे हैं, तो वो कोई कंफर्टेबल कोई नहीं है कि ये क्या होगा कैसे होगा, इसलिए कंफर्ट लेवल नहीं है इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब का भी। और इसीलिए पीटीआई भी चाहती है कि इनसे जान छुड़ा के उसके बगैर ही आगे काम चला रहे। अच्छा, दूसरी एक तरफ तो हमने ये देखा है कि पीटीआई ने ये मूव किया है, ये हम इसको अली अमीन गंडापुर साहब की फेस सेविंग कह सकते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि दूसरी तरफ तो वो ऑपोजिशन के साथ सेनेट इलेक्शन में 5-6 का फॉर्मूला तय कर चुके हैं, और दूसरी तरफ ये उन्होंने मूव किया है। हालांकि वो ये जानते हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस हलफ उठा लेंगे और फिर ये इजलास जो है उसके मुलतवी होने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, तो ये सिर्फ उन्होंने सियासी तौर पर अपने कारकुनों को खुश करने के लिए किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपोजिशन के साथ 5-6 का फॉर्मूला भी तय किया है। देखें, ये तो सिंबलिज्म है पाकिस्तान में। मैं तो इस पे हैरान हूं ना कि आप देखिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप कहते हैं कि किसी सियासी जमात से हम बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो डाकू हैं। और जेयूआई जो है वो 2 दिन पहले ही आपने देखा कि सीएम साहब ने जिस किस्म के फजल रहमान साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, और उसके 3 दिन के बाद सेनेट के इलेक्शंस के लिए सारे हाथ बांध के जो है वो बाहर खड़े हो गए। और इमरान खान की रिहाई के लिए हम कहते हैं कि जी बातचीत करना बड़ा जुल्म है। तो ये मुनाफिकत ही हम कहेंगे, और क्या कहेंगे।
राइट। अच्छा, ये जो डिवीजन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, कारकुनों और फिर लीडरशिप के दरमियान, कि जहाँ पर ये लड़ाई हो रही है, कारकुन जो है वो डट गए हैं, जिसमें इरफान सलीम साहब हैं, खुरम साहब हैं, और वो कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो किसके साथ हैं? पीटीआई के वर्कर्स कारकुनों के साथ, इमरान खान के साथ हैं, या फिर किसी और के कहने पर फैसले कर रहे हैं? नहीं, और किसी के भी कहने पे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो एक समझते हैं कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। और पार्लियामेंट में हम सीटें ज्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं, उनका जो इस वक्त फोकस है वो पार्लिमानी, एक अपनी अपनी आपकी जो पार्लिमानी जिम्मेदारियां हैं, या जो अपनी वजीर आला के तौर के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है वो उसमें अदा करना चाहते हैं। हाँ। कारकुनों का सेंटिमेंट इस वक्त मुख्तलिफ है। वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई को, इनकलाब को, इस निज़ाम के खात्मे को वो समझते हैं कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं। सो जो अप्रोचेस हैं सीएम साहब की और कारकुनों की, उसमें बड़ा फर्क है। और जाहिर है कि ये इसको आपने इकट्ठा करने के बजाय खुद आपने इस खलीज में इजाफा किया है। अब आप देखें ना, जब खुद आपने इत्तेहाद के खिलाफ बातें की, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को ना मिलने की बातें कही, और फिर आपने वही किया जो आप कह रहे थे उसके खिलाफ किया। इसी तरह से बजट के ऊपर आप देखें, आपने इतने बुलंद बांग दावे किए, अलीमा बीबी ने इतने बुलंद बांग दावे किए कि सवाल ही पैदा नहीं होता बजट पेश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अल्टीमेटली आपका बजट जो है वो पास भी हुआ, आपने सब कुछ वो किया। ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए जिसके ऊपर फिर आप जो है वो बिल्कुल ही अमल दरामद ना कर सकते। अच्छा, मिर्ज़ा अफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, और तकरीबन लीडरशिप की भी, हाफ लीडरशिप को भी है, कारकुनों को भी है। तो मिर्ज़ा अफरीदी क्यों इतने ज़रूरी हो गए? वो तो पार्टी छोड़ भी गए थे, और जब आप लोग भी, आप भी, और इमरान खान और बाकी लीडरशिप जेलें काट रही थी, मिर्ज़ा अफरीदी सब तो पार्टी छोड़कर चले गए थे, टूर पर चले गए थे। तो अब वो वापस भी आ गए और उनको सेनेट का टिकट भी मिल गया। तो ये क्या वजह है? ये उनका मेरिट तो ये है ना कि वो अमीर आदमी है, वो 40-50 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि फंडिंग्स का कोई निजाम नहीं है, कुछ नहीं है। सो मिर्जा अफरीदी जो है उन्होंने बेसिकली तो टिकट हॉपिंग कर रहे हैं, टिकट शॉपिंग कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जाहिर है इस वक्त आम वर्कर जो है उसका इस पे बड़ा रिएक्शन आया है। अगर वो एक पॉलिटिकल आदमी होते और प्योरली अपने ज्यादा पैसे भी उनके ना लग गए हो अब तक, तो मुझे लगता है ये कि उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए नॉमिनेशन पेपर। क्योंकि देखें इस वक्त उनकी वजह से पार्टी को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है, और कोई मुझे शुबा नहीं है कि मिर्जा साहब को अपने पेपर्स वापस ले लेने चाहिए, अगर उन्हें थोड़ा सा भी अपनी इज्जत का भी ख्याल है और पार्टी की इज्जत का भी ख्याल है। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो है, ज़ाहिर है कि अमीर आदमी है, और इस वक्त उन्होंने कितने पैसे खर्च किए होंगे इस सेनेट के इलेक्शन के लिए? ये अब हम क्या कह सकते हैं, मैं और आप तो नहीं ना सौदे करवा रहे हैं। हम्म। लेकिन आप पता ही है, आप इतने अच्छे से कवर कर रही हैं पॉलिटिक्स को, ये महंगा काम है, हम्म। ये 2-4 करोड़ का काम नहीं है। और कुछ खबरें तो आ रही थी कि ये 20 करोड़ तो दे दिए गए, और उसके अलावा तो ये पहले भी हमने करोड़ों में गेम देखी है, बल्कि अरबों तक गेम गई थी सेनेट के लास्ट इलेक्शन में, जो केपीके में, और फिर बाद में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को यहाँ से निकाला भी था। तो अब ये मिर्ज़ा अफरीदी वाला जो केस है, इसमें आपको लगता है कि पार्टी डटी रहेगी, लीडरशिप खासकर गंडापुर साहब, या फिर पीछे हट जाएंगे? ये पहली बात तो ये कि इसीलिए जो आपने बात की है, देखिए इमरान खान ने, हमने क्या जोर नहीं लगा लिया कि हम सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार बदलें, और हमने तो कहा था कि इसको डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए जैसे अमेरिका में होता है, ताकि ये चीज जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, मौलाना हो गए, इन सब लोगों को, जो स्टेटस को के लोग हैं, उनको एक्चुअली सूट करता है निजाम कि जहाँ पे अंदर लेन देन से चीजें तय हो जाए। इमरान खान तो एक पॉपुलिस्ट लीडर है, उनका एक पॉपुलर स्टांस है, वो चाहते हैं लोगों के पास जाएं। आई विश कि अगर हम ये सेनेट का तरीकाकार चेंज कर चुके होते तो चीजें जो है वो बेहतर होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर सके, हम पूरी कोशिश के बावजूद आपके सामने वो जो काउंटिंग मशीन्स है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सके, हम ये नहीं कर सके, तो उससे ज़ाहिर है एक नुकसान हुआ।